हाँ, तो वो जो है वो कभी भी जो है उस पे नहीं रखते थे, अपने नामाक्षर पे नहीं रखते थे, या नहीं नहीं, उनके बर्थ नामाक्षर डिटेल। पे रखते थे, नहीं क्योंकि सर, वो मुझे नामा राजा जयसिंह जी का पता है। हमारे जो, मैं बॉर्न एंड ब्रॉड जो हूँ, अलवर से हूँ, तो हाँ, हमारे एक राजा हुआ करते थे, राजा जयसिंह जी। अच्छा। उनका धनिष्ठा नक्षत्र था, तो जयपे नाम था उनका। नहीं तो नहीं, मैंने ये सुना था कि बहुत सारे लोग जो है इसलिए नहीं रखते थे कि उस जमाने में जो राज जोशी वगैरह होते थे ना, जो अपना जी जी। एसबीसी पे काम, सर्वोत्तर भद्र पे काम करते थे, तो इस चक्कर में वो लोग जो है नामाक्षर से निकाल लेते थे कि भाई कब उनका टाइमिंग खराब है या वेद हो रहा है, खराब वेद है, तो उस समय ना, लेकिन नामाक्षर पे नाम जरूर रखते थे, क्योंकि मेरे पास कई उदाहरण हैं ऐसे। हम्म, क्योंकि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो राजज्योतिषी थे, अच्छा। तो मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो नामाक्षर पे रखा जाता था। और ये कलयुग में इसका कोई वैसा कोई विशेष खराब प्रभाव नहीं रहता, और गुरु जी, प्रोग्रेस अच्छी मिलती है। जैसे आपका कौन से नक्षत्र का जन्म है मुकेश जी? कृतिका का है। नहीं, जन्म नक्षत्र तो वृषभ है, कृतिका कृतिका का। हाँ, तो आपका तो जन्माक्षर के नाम पर नहीं है, हम्म। क्योंकि आपका तो मघा होना चाहिए था शायद। आपका जन्म अक्षर, आपका नाम से तो मघा है, लेकिन अगर कृतिका का जन्म है तो फिर आपका नक्षत्र में नामाक्षर नहीं है। हाँ सर। मेरे अपने क्लास में अभी करीबन 25 लोग हैं, तो मुझे हम्म। नहीं लगता कि किसी का भी नामाक्षर पे रखा हुआ। अब हमारे पिताजी थे, सभी के नाम जो है ना, चाचा वगैरह के सबके रह पे ही थे। पिताजी का अच्छा, वो, रामनिवास था। अच्छा, एक ऐसी राम भी, एक ऐसी भी आई थी, एक ऐसी भी लहर आई थी, इसके अगर घर का किसी एक बच्चे का नाम जिस नामाक्षर पे हो गया, तो सभी का उस नामाक्षर पे मिलेगा नाम। जैसे किसी का अमित अमित हो गया, तो हाँ, हमारे जैसे बड़े भाई साहब, उनके बड़े बच्चे का नाम अमित है, छोटे का हाँ, नाम अलिफ है, बच्ची का नाम हाँ, अपर्णा है, तो ए हाँ। पे नाम हो जाते थे पूरे सभी के। गुरु तो जी, ये मेरे एक को एक परिपाटी थी। डाउट है। मेरे को एक डाउट है गुरु जी। बोलिए। आप जैसे कल तिथि का दिए ना, मतलब किस तिथि पे हम लोग नींव डाल सकते हैं, किस तिथि वाहन खरीद सकते हैं, तो तिथि जी। के साथ में नक्षत्र भी काउंट होगा ना? किस नक्षत्र में कौन सी तिथि रहेगा तो एकदम श्रेष्ठ रहता है नींव और के मैंने लिए? एक चीज और बताई थी कि हाँ, उसके साथ में, मतलब तिथि तो देखेंगे ही देखेंगे, अच्छा, और अच्छा नक्षत्र भी देखेंगे साथ में। कई बार क्या होता है कि एक तिथि में दो नक्षत्र भी हो जाते अच्छा, हैं, अक्सर ऐसा होता है। मतलब 50 से 60% ऐसे होते हैं कि एक दिन में दो नक्षत्र आ जाते जी, हैं, है ना? तो उसमें अपन को नक्षत्र भी देखना चाहिए कि कौन हाँ, सा अच्छा नक्षत्र है। हाँ, तो आप नक्षत्र भी बताएंगे अभी कौन से, किस में बेस्ट नक्षत्र होता है, जैसे हाँ, कोई बिल्कुल अच्छा बिल्कुल काम के बताऊंगा, लिए? बताऊंगा, बिल्कुल हाँ बताऊंगा, गुरुजी, हाँ हाँ। बिल्कुल और बताऊंगा। हाँ, और गुरुजी आज मैं आपको एक ये भेजी थी, उनका ये होगा नहीं होगा, 54 का जन्म है। मेरे को लगा अभी जब देख रही थी मैं कि वो नहीं हो सकेंगे करके, वो शायद टेम्पररी बिकॉज ऑफ राहु महादशा में मैं हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा करके वो जिद कर रहे हैं, मतलब। नहीं, राहु की प्लेसमेंट कहाँ पर है कुंडली में? मैं एक मिनट गुरुजी, मैं बोलती हूँ आपको, मैं आपको भेजी भी थी। उनको दीक्षा लेना है, तो आई हैड नो मुझे राहु आंसर। की प्लेसमेंट और गुरु की प्लेसमेंट बता दो सिर्फ। हाँ, एक मिनट बताती हूँ गुरुजी, एक सेकेंड में बताती हूँ। हाँ, राहु ये लग्न है, मिथुन का लग्न है, और अष्टम में राहु है, मकर में राहु है, 7 अच्छा डिग्री। जी। और और द्वितीय गुरु कहाँ पर है? गुरु आके लग्न में ही है, 0 डिग्री है, मिथुन में गुरु है। 100% दीक्षा लेंगे। हाँ, तो वो अभी बहुत ज्यादा उतावले हो गए हैं, बट इट इज ही इज बॉर्न 1954, तो काफी वो ओल्ड भी सभी हो। के ही हों, लेकिन वो 100% दीक्षा लेंगे। वो कैसे बोले गुरुजी आप? देखिए, मैं एक और बात बता देता हूँ आपको। हाँ, जिनके गुरु लग्न में होता है, हाँ, वो, अगर वो व्यक्ति पारिवारिक जीवन भी जीता है तो सन्यासी की तरह जीता है, हाँ, वैसे ही है वो, मतलब फर्श पे सो रहा है, शील वो और करते पारिवारिक हैं। जीवन जी रहा है ये बंदा। हाँ, अगर इसमें करेक्ट। परिवार भी है,
हाँ है। ये कैसे पकड़ा मैंने? राहु हाँ जिनके अष्टम भाव में होता है, क्योंकि देखिए जितने भी क्रूर ग्रह हैं, हाँ अगर 6, 8, 12 में होते हैं तो अच्छा हाँ। रिजल्ट देते हैं। राहु की जैसे 6 नंबर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा। राहु के अष्टम भाव का बहुत अच्छे रिजल्ट, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो गूढ़ विद्या भी है हाँ। और आपके ऑकल्ट के लिए भी है, और आपका कोई किसी चीज में रिसर्च करना है तो भी है। अच्छा। तो ये दोनों चीजें बहुत अच्छा काम कर गई। राहु अष्टम भाव में बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ। लेकिन एक थोड़ी सी खराबी है कि शनि की राशि में बैठा हुआ है, तो उनको थोड़ी सी विघ्न जरूर आएगा। हाँ विघ्न आया हुआ है, मतलब थोड़ा, करेक्ट। हाँ, क्योंकि शनि की राशि में कुंडली शापित हो जाती है ना। अच्छा। तो लेकिन ये दीक्षा 100% लेंगे। इस बार अगर चूक गए तो ये 100% लेंगे, क्योंकि जिनके गुरु लग्न में होता है, चाहे 0 डिग्री का ही है, हाँ लेकिन वो अच्छा काम करता मतलब अच्छा ये है। और बुध की 24, राशि में है तो बुद्धिमान तो है ये व्यक्ति। बहुत बुद्धिमान है गुरुजी। 24 आवर्स वो ध्वज लेके वो मतलब नाचे हाँ भगवान के हाँ सामने मंदिर हाँ। में। 24 नहीं, वो आवर्स बहुत किसको बोलते विद्वान हैं? विद्वान हाँ व्यक्ति है। हाँ। और चंद्रमा भी इनका अच्छी जगह पर होगा, या तो चौथा चंद चंद्रमा होगा। चौथा ही है, आप हाँ करेक्ट। हाँ, वो पता लग जाता है। तो अच्छा। तो मतलब बाकी तो चंद्रमा केतु के साथ है मतलब फिर हाँ हाँ, चंद्रमा के केतु के साथ चंद्र, हो तो वैसे ही बहुत हाँ अच्छा योग हो गया। चंद्र हाँ। केतु और शुक्र है मत साथ में। देखिए, केतु अच्छा भी जो है और वो शनि गुरु की का तरह शनि काम कहाँ बैठे हैं? करता शनि कहाँ बैठे हाँ हैं? नौ में हो शनि, गए ना शनि। शनि इज इन 5th हाउस, 1 डिग्री का 5th हाउस हाँ में। फिफ्थ। हाँ तो शुक्र का फिफ्थ हाउस में शनि तो है। हाँ तो मतलब धर्म भाव के मालिक जो है ना मंत्र भाव के अंदर बैठ गए ना, तो है। हाँ, धर्म हाँ और बहुत मंत्र बढ़िया, का तो योग बन ही गया। अच्छी कुंडली है ये। और ये मतलब 100% दीक्षा लेंगे। ओके ओके। और पराक्रम पराक्रम स्थान में मंगल सूर्य बुध है। और वापस गुरुजी मंगल, इनका सूर्य बुध, मंगल सूर्य बुध और हाँ तो सूर्य डिग्री, थर्ड अपने से। बुध अस्त हो हाँ गया, तो मंगल इसमें मंगल अस्त हो गया होगा। 0 डिग्री है, करेक्ट। हाँ, नहीं, अस्त हो गया होगा मंगल। मंगल अष्ट नहीं सूर्य की, नहीं नहीं। मंगल की, बुध की डिग्री बताइए तीनों की। सूर्य का 18 है, मंगल 0 है, बुध 16 है। तो तीनों अस्त नहीं तो हुए, हाँ दोनों अस्त नहीं नहीं हुए। नहीं नहीं हुआ सर, है। बुध अस्त हो नहीं गया ना, नहीं बुध नहीं अस्त हुए, हो गया। बुध 16 अस्त है। हो गया। नहीं हुआ। 16 डिग्री रिफ्लेक्शन है, नहीं हुआ अस्त। अच्छा। केवल 12 डिग्री का डिफ्लेक्शन, दोनों अस्त नहीं हुए, मंगल भी अस्त नहीं हुआ, बुध भी अस्त नहीं हुआ। तो सौ सूर्य। प्रतिशत दीक्षा लेंगे, क्योंकि और देखिए गुरुजी, लग्नेश हाँ ही पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, और सूर्य का बुधादित्य योग है, तो आगे चल के काफी अच्छा प्रोग्रेस भी मिलेगी। हाँ गुरुजी, और इतना धार्मिक है वो, इतने धार्मिक है, और हाँ मेरे को हाँ बहुत चाहते हैं। वो बोले मेरे को सुनीता अब करना ही है, और मासी जी है सुनीता, इनको मत भेज, तू कुछ तो भी बोल। मैं बोली जब है तो मैं कैसे क्या करूं, मैं गुरुजी से हाँ। पूछती हूँ करके मैं आपको भेजी फिर ये कुंडली। नहीं, वो मैं अभी एक्चुअल में मुझे समय नहीं मिला। दसाई क्या चल रही है? दसाई क्या चल रही है? आई विल जस्ट टेल यू दशा इनकी। भगवान का जन्म है तो अभी दशा जिनकी चल चंद रही होगी। 2013 to 23 इट इज चंद्रमा दशा। गुरु की चल रही होगी। चंद्र चंद्र चंद्रमा की चल 2013। रही है तो अच्छी दशा नहीं चल चंद्र रही में है, क्या चल रही बढ़िया है? नहीं, दशा चल रही है। नहीं चंद्र चंद्र में में वो, किस 84 चंद्र की में किस दशा किस है। की? चंद्र में सूर्य, सूर्य में राहु। हाँ हाँ, तो चंद्र अभी में विघ्न सूर्य। आएगा। राहु में नहीं हाँ ले पाएंगे, सूर्य में राहु हाँ। में नहीं, क्योंकि ये सेपरेटिक प्लेनेट है। ये 20 राहु जो ये है सेपरेटिक प्लेनेट है। 17 खत्म होगा, फिर गुरु आ रहा है वापस। 17/9/22 से मुझे सूर्य का 11/10। नक्षत्र बताइए, सूर्य का नक्षत्र क्या है? 1 मिनट गुरु जी, मैं वो नहीं देखी। सूर्य का नक्षत्र पुनर्फाल्गुनी है। पूर्व फागुनी। हाँ, दूसरा चरण। हाँ, तो शुक्र का नक्षत्र है, इसलिए अभी तो विघ्न आएगा। अच्छा 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 अच्छा। देखो इनका, उनका राहु, राहु निकलने दो। राहु के बाद जैसे उनकी जो है शनि की दशाएं जैसे ही आएंगी राहु का ना, चंद्र में निकलेगा, हाँ हाँ राहु में हाँ, हो सूर्य में जाएगा। शनि आ जाएंगे ना जब हाँ चंद्र में सूर्य में शनि आ जाएंगे ना, तो सूर्य और शनि जो है ना, एक तरीके से देखो तो सूर्य जो है नवम भाव को देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, है ना। जी जी जी, और हाँ मंगल नवम हाँ भाव दीक्षा, को तो हाँ देख जैसे रहा ही है। शनि की दशा आएंगी ना, तो उस हाँ समय जो हाँ है हाँ हाँ। उनका दीक्षा का योग बन जाएगा। दीक्षा का योग, थर्ड घर हाँ, तीसरे घर लेकिन में भी दीक्षा आएगा, जरूर लेंगे, करेक्ट। 100% लेंगे। ठीक है गुरुजी, थैंक यू। अब चालू करते हैं। 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। सॉरी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो एक अच्छी तरह से एक मतलब एक, एग्जाम्पल हो गया मेरे को सीखने में, हाँ, मतलब हाँ। नहीं, ऐसे सीखने के लिए बहुत अच्छा है।
कभी कभी हाँ ऐसी चीजें भी आनी चाहिए। कोई भी अपना चार्ट ऐसे डाल सकता है। गुरुजी मेरे और पास और हाँ मैं तो ऐसे ही चार्ट लेता हूँ, आप लोगों को पता है, ताकि अपन एक ग्रुप डिस्कशन कर सकें हाँ उसमें। गुरुजी, अच्छा, एक ऐसी एक चार्ट है जो सुइसाइड चार्ट हुआ है, मतलब दे मर्डर्ड हर, मतलब मैरिड भाभी को उनको मर्डर कर रहे हैं, हस्बैंड को वो जेल गए, तो ऐसे चार्ट मेरे को डिस्कस करना था कि ऐसे मर्डर कैसे हुआ करके, मतलब काफी नहीं सालों हो अपन गया। उसको क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। नहीं नहीं वही, मतलब मेरे को एक करना हाँ, है, ये आपसे करके बोल मैं रही हूँ। मर्डर के योग बताऊंगा कि मर्डर के योग क्या वो होते मेरे हैं। को देखना है, हाँ मैं वो एक पूछना, मेरे पास मर्डर के, मंगाया हुआ सुसाइड है। के, सबके योग हैं। आपके हाँ हाँ, मर्डर के योग हैं, सुसाइड के योग हैं, सुसाइड के भी योग बनते हैं। नहीं ननंदी मर्डर करी है भाभी का, तो वो मैं बाद में बात जी करूंगी, उसका भी मेरे को योग सीखना है आपसे। जी जी। ठीक है ना, अभी चालू करते हैं गुरुजी। थैंक यू चलिए मुकेश भैया, मैं थैंक यू। क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जी देखिए, कुछ जो अपने नक्षत्र हैं, ये लिंग के आधार पर नक्षत्रों का विभाजन है। जैसे पुरुष नक्षत्र जो हैं, आप लोगों को शायद आइडिया भी नहीं होगा कि नक्षत्र में भी पुरुष स्त्री और ये सब अलग अलग होते हैं। अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये पुरुष नक्षत्र हैं। अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, ये पुरुष नक्षत्र हैं। अब स्त्री नक्षत्र कौन कौन से हैं? भरणी, कृतिका, रोहिणी, आद्रा, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा और रेवती, ये स्त्री लिंग के आधार पर इनका विभाजन स्त्री उसमें दिया गया है। नपुंसक कौन कौन से नक्षत्र हैं? मृगशिरा, मूल और शतभिषा। देखिए, ये तीन नक्षत्र जो हैं वो नपुंसक नक्षत्र में इनकी गिनती होती है। आप केवल पुरुष नक्षत्र को नपुंसक को गिन लो, बाकी के सभी स्त्री नक्षत्र हैं। जैसे तीन नक्षत्र अपन को बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे, मृगशिरा, मूल और शतभिषा, ये नपुंसक नक्षत्र हैं। और पुरुष नक्षत्र कौन से हैं? अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ये पुरुष नक्षत्र हैं। बाकी के सभी स्त्री नक्षत्र। टोटल 27 नक्षत्र जो होते हैं उनका तीन विभाजन है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। अभी जैसे इन्होंने पूछा था कि कौन से में वास्तु स्थापत्य और भवन निर्माण का अपन को करना चाहिए और कौन से मतलब आसन को छोड़ना चाहिए नक्षत्र में। तो देखिए, कौन कौन से नक्षत्र को, अगर एकम हो और अश्वनी नक्षत्र हो तो छोड़ना चाहिए, द्वितीया हो तो भरणी नक्षत्र को छोड़ना चाहिए, चतुर्थी हो रोहिणी नक्षत्र को छोड़ना चाहिए, इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र को छोड़ना चाहिए, पुष्य नक्षत्र को छोड़ना चाहिए, हस्त नक्षत्र को छोड़ना चाहिए, विशाखा को छोड़ना चाहिए, उत्तरा फागुनी को छोड़ना चाहिए, स्वाति को छोड़ना चाहिए, उत्तराषाढ़ा को छोड़ना चाहिए, श्रवण को छोड़ना चाहिए, अश्लेषा को छोड़ना चाहिए, चित्रा को छोड़ना चाहिए और ज्येष्ठा को छोड़ना चाहिए। इन नक्षत्रों में कभी भी आपके वास्तु स्थापत्य का काम नहीं करना चाहिए। वापस से रिपीट करता हूँ, अश्वनी, भरणी, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, विशाखा, उत्तरा फागुनी, स्वाति, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, अश्लेषा, चित्रा और ज्येष्ठा, इन नक्षत्रों को त्याज्य करना चाहिए। सभी पूछा था मेरे से, इसलिए मैंने इसको बताना उचित समझा कि इन नक्षत्रों को, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे तिथि तो आ जाती है, लेकिन एक तिथि में दो नक्षत्र भी आ जाते हैं, तो ये नक्षत्र का त्याज्य करना चाहिए, प्लीज छोड़ना चाहिए। अब देखिए, कुछ नक्षत्र ऐसे हैं
जिनको जाति के अनुसार भी नक्षत्र की गिनती में लिया गया। जैसे विप्र नक्षत्र जो है उसमें कृतिका है, पूर्वा फागुनी है, पूर्वाषाढ़ा है और पूर्व भाद्रपद। इसके बाद क्षत्रिय नक्षत्र जो है पुष्य है, उत्तरा फागुनी है, उत्तराषाढ़ा है और उत्तरा भाद्रपद है। इसके बाद जो वैश्य नक्षत्र है, विप्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के कौन कौन से हुए? कृतिका, पूर्वा फागुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व भाद्रपद। इसके बाद क्षत्रिय के कौन से हुए? पुष्य, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। इसके बाद वैश्य, वैश्य मतलब बनिए, अश्वनी, पुनर्वसु और हस्त। उसके बाद शूद्र नक्षत्र कौन से हैं? रोहिणी, मघा, अनुराधा और रेवती। इसके बाद शिल्पी कौन से हैं? मीन्स जो आर्किटेक्ट जो भी बनते हैं, नक्षिरा नक्षत्र वाले, चित्रा नक्षत्र वाले, ज्येष्ठा नक्षत्र वाले और धनिष्ठा नक्षत्र वाले, इनको शिल्पी जाति की श्रेणी में लिया गया। इसके बाद कसाई जाति, मतलब जो क्रूर प्रकृति के होते हैं, जिसमें आद्रा है, स्वाति है, मूल है और शतभिषा है। इसके बाद चांडाल जाति, मतलब बहुत ही जो गिरा हुआ काम करती है, वो भरणी, अश्लेषा, विशाखा और श्रवण। तो इनको जाति के अनुसार जो है शास्त्रों में 7 जातियां मानी गई है और नक्षत्र पर उनका जातियों का आधिपत्य है। अब कुछ शुभ नक्षत्र हैं, कुछ अशुभ नक्षत्र हैं, कुछ मध्यम नक्षत्र हैं और कुछ दग्ध संगत नक्षत्र हैं। वो मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, मैं आपको वो तो डाल ही दूंगा। देखिए, अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण, धनिष्ठा, सदृशा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, इन सभी नक्षत्रों को, इनकी गणना शुभ नक्षत्रों में की जाती है। वापस से रिपीट करता हूँ, अश्वनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तरा फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, इन नक्षत्रों को शुभ नक्षत्र की गिनती में गिना जाता है। इस नक्षत्र में अगर कोई काम करता है तो उनको सफलता अवश्य मिलती है, मतलब सफलता की जो परसेंटेज है वो आपके बढ़ जाएगी। इसके बाद जो अशुभ नक्षत्र हैं, जिसमें भरणी है, कृतिका है, आद्रा है, अश्लेषा है, मघा है, पूर्वा फागुनी है, विशाखा है, ज्येष्ठा है, मूल है, पूर्वाषाढ़ा है, पूर्वा भाद्रपद है, इन सभी नक्षत्रों को अशुभता की गिनती में लिया गया है। इस नक्षत्र में अगर कोई भी सफलता का काम करते हैं तो उसमें संभावनाएं बहुत कम होती हैं। वापस से मैं रिपीट करता हूँ एक बार, भरणी, कृतिका, आद्रा, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फागुनी, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ये नक्षत्रों को अशुभ में लिया गया। अब मध्यम नक्षत्र कौन कौन से हैं, जो मतलब सफलता के चांसेस भी होते हैं और नहीं भी होते। मीन्स आपको 50% चांस इसमें कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि अपन को आज ही काम करना है लेकिन भरणी नक्षत्र है, तो भाई कर लीजिए, 50% चांस है। जैसे इसमें भरणी है, कृतिका है, मघा है और अश्लेषा है, इनको मध्यम श्रेणी में लिया गया। मतलब इसमें काम करने में शुभ और अशुभ दोनों तरीके के रिजल्ट मिलने के चांस होते हैं। तो 50% आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे या 50% खराब मिल जाएंगे। इसके बाद एक दग्ध नक्षत्र होता है, इसमें वार और नक्षत्र का जो सम्यक योग है उसको दग्ध नक्षत्र बोलते हैं। इस नक्षत्र में वार और नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? रविवार को भरणी नक्षत्र दग्ध नक्षत्र होता है, सोमवार को चित्रा नक्षत्र दग्ध नक्षत्र होता है,
मंगलवार को उत्तराषाढ़ा दग्ध नक्षत्र होता है, बुधवार को धनिष्ठा दग्ध नक्षत्र होता है, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनी दग्ध नक्षत्र होता है, शुक्रवार को ज्येष्ठा दग्ध नक्षत्र होता है और शनिवार को रेवती होता है, वो दग्ध नक्षत्र होता है। दग्ध नक्षत्र का मतलब ये है कि इस वार को, इस नक्षत्र को त्याज्य करना चाहिए, मीन्स छोड़ना चाहिए अगर संभव हो तो। मतलब शास्त्रों में हमेशा ये लिखा होता है कि अगर संभव हो तो इसको छोड़ना उचित है, क्योंकि इसको तिथि शून्य बोलते हैं, मतलब नक्षत्र शून्य हो जाता है, मतलब कोई रिजल्ट नहीं देगा, तो अपन को उसको छोड़ना चाहिए। अब कुछ मास शून्य, इसमें जो शून्य संज्ञक जो नक्षत्र है महीने में, जैसे चैत्र के महीने में अश्वनी और रोहिणी ये शून्य नक्षत्र हैं, इनको छोड़ना चाहिए। वैशाख में चित्रा और स्वाति छोड़ना चाहिए। ज्येष्ठ में पुष्य और उत्तराषाढ़ा को छोड़ना चाहिए। आषाढ़ में पूर्व फाल्गुनी और धनिष्ठा को छोड़ना चाहिए। श्रवण में, मतलब श्रावण मास में उत्तराषाढ़ा और श्रवण को छोड़ना चाहिए। भाद्रपद में शतभिषा और रेवती को छोड़ना चाहिए। जैसे अभी भाद्रपद नक्षत्र चल रहा है, आपका भाद्रपद मास चल रहा है, तो उसमें शतभिषा और रेवती नक्षत्र को छोड़ना चाहिए, है ना, क्योंकि वो शून्य नक्षत्र है, शून्य संगत नक्षत्र बोलते हैं, मास शून्य संगत नक्षत्र, उसमें इसको छोड़ना चाहिए। उसके बाद अश्विन में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ना चाहिए। कार्तिक में कृतिका और मघा को छोड़ना चाहिए। मृगशिरा में, मार्गशीर्ष में जो अपना मास है उसमें चित्रा और विशाखा को छोड़ना चाहिए। पौष में अश्विन, आद्रा और हस्त को छोड़ना चाहिए। फिर माघ महीने में मूल और श्रवण को छोड़ना चाहिए और फागुन में भरणी और ज्येष्ठा को छोड़ना चाहिए। मतलब ये आपके 23 नक्षत्र हैं, 24 नक्षत्र हैं, इनको इस महीने में लगभग दो नक्षत्र हैं। केवल पौष मास में अश्विन, आद्रा और हस्त 3 नक्षत्र लिए गए हैं और अश्विन मास में केवल पूरा भाद्रपद नक्षत्र है, उसको छोड़ना उचित रहेगा अगर संभव हो तो, क्योंकि वो शून्य नक्षत्र होता है तो उसके रिजल्ट 0 मिलते हैं। ठीक है। ज्वालामुखी योग अपन ने सरदोबद्ध चक्र में पढ़ा था, आप लोगों को अगर याद हो तो। जिन्होंने सरदोबद्ध चक्र की क्लास की है उनको मैंने ज्वालामुखी योग पढ़ाया था कि ये कौन सा संयोग है, नक्षत्र और तिथि का संयोग है, इसको ज्वालामुखी योग बोलते हैं। इसमें शेयर बाजार का काफी अप डाउन सा रहता है। इसमें देखिए मूल नक्षत्र प्रतिपदा हो और मूल नक्षत्र हो, भरणी नक्षत्र और पंचमी हो, कृतिका नक्षत्र और षष्ठी हो, रोहिणी नक्षत्र और नवमी हो, अश्लेषा नक्षत्र और दशमी हो, तो ये ज्वालामुखी योग है। ये आपको किसी भी पंचांग में नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने बताया था कि जन्मभूमि पंचांग में इसकी काफी डिटेलिंग की गई है, अगर आप खरीदें तो। लेकिन जन्मभूमि पंचांग का एक ही ड्रॉबैक है कि वो गुजराती में है। तो अगर वैसे गुजराती हिंदी जैसी लिपि है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज़्यादा अक्षरों का फर्क नहीं है, उसमें के थोड़ा सा अलग है, चे अलग है, थे अलग है, ए अलग है, तो थोड़े से शब्द अलग है और उसके ऊपर मात्रा नहीं लगती, मतलब लाइन नहीं लगती, वैसे ही उसके अक्षरों को लिखा जाता है। तो अगर किसी को दो पंचांग सबसे बढ़िया पंचांग है जो मेरी नज़र में अच्छे हैं, फिर आप जैसा इच्छा है वैसा खरीदें। अगर पंचांग किसी को लेना है तो एक तो जन्मभूमि पंचांग जो गुजराती में है और बम्बई से पब्लिश होता है, और दूसरा पंचांग विश्व विजय पंचांग है जो हमारे राजस्थान में जयपुर से पब्लिश होता है। तो ये कहीं से भी आप लें, कोई भी पंचांग लें, मुझे कोई इससे वो नहीं है, लेकिन ये पंचांग, दो पंचांग ये मेरे टेस्टेड है और मैं दोनों पंचांग मंगवाता हूँ। यमघट योग किसको बोलते हैं? अब अपन योगों पे आते हैं, योग कौन कौन से होते हैं। यमघट योग आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी कि वार और नक्षत्र का जो संयोग बनता है और शुभ और मांगलिक कार्य इसमें वर्जित माने जाते हैं,
उसको यम घट योग बोलते हैं। मैंने एक वो लिंक भेजा था, वो आप लोगों ने कितने लोगों ने उसको लोड किया? उसमें सब योग मिल जाएंगे आपको। यमगत योग मिल जाएंगे, गुलिक योग मिल जाएंगे, आपके होरा मिल जाएगी, चौघड़िया मिल जाएगा, आपको सभी चीजें उसमें मिल जाएंगी, राहु काल मिल जाएगा। तो मैंने वो डाला था उसमें आपका लिंक, लेकिन शायद आप लोगों ने उसको किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन कर लेंगे तो अच्छा है। हिंदू कैलेंडर के नाम से है और स्वास्तिक का उसका मोनो है, उसको जरूर कर लें। उसमें बड़े अच्छे आपको केवल एक क्लिक दबाते ही आपको सुबह का पूरा पंचांग आपको मिल जाएगा कि कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन से नक्षत्र का कौन सा अभी चरण है, कौन सी राशि चल रही है, कौन सी सूर्य राशि है, कौन सी चंद्र राशि है। उसमें सभी आपके योग में मिल जाएंगे। गुलिक योग कौन सा है, यमघट कौन सा चल रहा है, क्या आपके अभी चौघड़िया कौन सा चल रहा है, होरा कौन सी चल रही है, ये सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। यमघट योग में रविवार और मघा नक्षत्र को यमघट योग बोलते हैं। सोमवार और विशाखा नक्षत्र, मंगलवार और आद्रा नक्षत्र, बुधवार और मूल नक्षत्र, गुरुवार और कृतिका नक्षत्र, शुक्रवार और रोहिणी नक्षत्र, शनिवार और हस्त नक्षत्र, ये यमघट योग है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं ज्वालामुखी योग को एक बार बता देता हूँ। ये बहुत ही जबरदस्त योग है, इसमें हमारे शेयर बाजार में काफी उछाड़ पिछाड़ होती है। उछाड़ पिछाड़ के लिए सबसे खतरनाक योग है। मूल नक्षत्र अगर प्रतिपदा के दिन हो, भरणी नक्षत्र पंचमी के दिन हो, कृतिका नक्षत्र षष्ठी के दिन हो, रोहिणी नक्षत्र नवमी के दिन हो और अश्लेषा नक्षत्र दशमी के दिन हो, तो ये ज्वालामुखी योग है। यमघट योग रविवार को मघा नक्षत्र, सोमवार को विशाखा नक्षत्र, मंगलवार को आद्रा नक्षत्र, बुधवार को मूल नक्षत्र, गुरुवार को कृतिका नक्षत्र, शुक्रवार को रोहिणी नक्षत्र, शनिवार को हस्त नक्षत्र, इसको यमघट योग बोलते हैं। अब देखिए, अपने 3 गुण होते हैं, एक सत्व, एक रजत और एक तमस। तो नक्षत्रों को भी इस श्रेणी में बांटा गया है। सत्व गुण वाले जो आपके नक्षत्र हैं उसमें पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, इनके स्वामी ग्रह गुरु हैं, इनको सत्व गुण नक्षत्र में माना गया है। और अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इस नक्षत्र के स्वामी बुध है, इनको भी सत्व गुण में माना गया है। मतलब गुरु के नक्षत्र 3, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती जो बुध के नक्षत्र है, उनको भी सत्व गुण में माना गया। इसके बाद कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तराषाढ़ा, ये रजस में माना गया है, मतलब राजाशाही लोग माने गए हैं। कृतिका, उत्तरा फागुनी और उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र हैं ये। इसके बाद रोहिणी, हस्त और श्रवण, ये चंद्रमा के नक्षत्र हैं। भरणी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये शुक्र के नक्षत्र हैं। इनको रजस गुण में माना गया है नक्षत्र, मतलब सूर्य के, चंद्रमा के, शुक्र के नक्षत्र को रजस गुण में माना गया। गुरु के और बुध के नक्षत्र को सत्व गुण में माना गया। और तमस गुण वाले कौन कौन से हैं? केतु का नक्षत्र अश्वनी, मघा, मूल। मंगल के नक्षत्र मक्षिरा, चित्रा और धनिष्ठा। राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा। और शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। ये तमस गुण के नक्षत्र माने गए हैं। अब देखिए, स्थिर संज्ञक नक्षत्र कौन से हैं? मतलब किसी बात पर अड़िग रहते हैं, ऐसे नक्षत्र में जिनका जन्म होता है उनको आप देख सकते हैं। जैसे रोहिणी है, उत्तरा फागुनी है, उत्तराषाढ़ा है, उत्तरा भाद्रपद है, ये स्थिर नक्षत्र में गिनती होती है इनकी। रोहिणी, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये स्थिर नक्षत्र हैं। इसके बाद चर नक्षत्र कौन कौन से हैं? पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण,
धनिष्ठा, शतभिषा, ये 5 नक्षत्रों को चर नक्षत्र में गिना गया है। देखिए इसमें कौन कौन से काम करने चाहिए आपके, जैसे चर नक्षत्र, ये स्थिर नक्षत्र में आपको आभूषण बनाना है, स्नान संस्कार है, आपका मांगलिक कार्य कोई भी है, जैसे राज्याभिषेक करना है, बाग बगीचे लगाना है, मकान की नींव रखना है, कुआं खोदना है, मतलब जो स्थिर प्रकृति के हैं ऐसे को हमेशा स्थिर नक्षत्र में काम करना उचित रहता है। इसके बाद चर नक्षत्र में आपका काम जो है, इसमें पुनर्वसु है, स्वाति है, श्रवण है, धनिष्ठा है, शतभिषा है, ये 5 नक्षत्र को चर नक्षत्र में गिना गया है। इसमें आपके मकान का बदलना, मकान फिर से बनवाना, मतलब रिनोवेशन, गाड़ी खरीदना, स्कूटर खरीदना, सवारी खरीदना, मशीन लाना, ऊंट की सवारी करना, मुसाफरी करना, मतलब कहीं घूमने जाना, खेत जोतना, मतलब जो चर संगत जो आपके डिनोट करती हैं, आपके कोई भी चर कार्य हैं, जैसे औषधि लेना, गीत संगीत का आपको क्लास लेनी है, या कोई ज्ञान अर्जित करना है, या कोई मंत्र सिद्धि करनी है, तो ऐसे में, या आपको सोने चांदी के कोई आभूषण को रिनोवेट करना है, ऐसे में चर संज्ञक नक्षत्र में अगर किया जाता है तो उसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। अब कुछ क्रूर संज्ञक नक्षत्र हैं जिनको बहुत ही ज्यादा क्रूर माना गया है। इसमें भरणी है, मघा है, पूर्वा फागुनी है, पूर्वाषाढ़ा है, पूर्वा भाद्रपद है, 5 नक्षत्रों को क्रूर में गिना जाता है। ये क्या, जैसे लोहार का काम, अपन को भट्टी लगाना है, गैस लगाना है, आग लगाना है, मतलब आग को अपन कोई चीज को स्टार्ट करते हैं ना, जैसे आप अगर कोई मिलों में काम करते हैं तो बॉयलर को स्टार्ट करने का काम है, तो वो इस नक्षत्र में किया जाए तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। शल्य चिकित्सा का काम है, कोई भी अपन किसी से झगड़ा करने जा रहे हैं तो ये सब, ये नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है कि इसमें मुकदमेबाजी का, आपको कोई दायर करना है मुकदमाबाजी, या कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना है, या कोई आपको ऐसा कोई व्यापार चालू करना है जिसमें शत्रु से संबंधित कोई कार्य हो, है ना, कोई दवाइयों से संबंधित कार्य, तो उसको इस नक्षत्र में करना अच्छा रहता है। भरणी है, मघा है, पूरा फागुनी है, पूर्वाषाढ़ा है, पूरा भाद्रपद है, ये 5 नक्षत्र, ठीक है। कुछ नक्षत्रों को आपके, जैसे मृदु नक्षत्र जिसमें मित्रता की, जैसे मित्र नक्षत्र को जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसे जो जो मित्रता अपन को अगर कोई करनी है, फ्रेंडशिप करनी है किसी से, या कोई आपको कोई कॉमल किसी से बात करने जाना है, या कोई आपको सेटलमेंट करने जाना है, तो ऐसे में जो मृदु नक्षत्र जो है, मित्रवत नक्षत्र जो है, दक्षिणा है, चित्रा है, अनुराधा है और रेवती है, ये 4 नक्षत्रों को मृदु नक्षत्र के नाम से, मित्रता के नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। अब क्षिप्र नक्षत्र है जिसको लघु नक्षत्र भी बोलते हैं, ये लघु पाराशरी में सभी आपको उपलब्ध होंगे, लेकिन मैंने कई जगह से इसको कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ। लघु संज्ञक नक्षत्र में जैसे गायन है, नौटंकी है, किसी चीज की खरीद फरोख्त करना है, दुकान को प्रारंभ करना है, या कोई आप शिल्प कला का कार्य करते हैं तो उसके लिए कोई आपको कार्य करना है, या कला सीखने का काम करना है, या शास्त्रों का को अध्ययन करना है, या ज्ञान प्राप्ति करनी है, उसके लिए अश्वनी, पुष्य, हस्त, अभिजित, ये 4 नक्षत्रों को लिया गया। तो इस तरह से इनका अपन को सभी नक्षत्रों का देख के और अपन को काम करना चाहिए। जैसे अपन को 3 नक्षत्र, ये 4 नक्षत्र ऐसे भी हैं, कोई अपन को जादू टोना, कोई कोई ऐसा काम है जो इससे अपन जादू टोने का कोई काम कर रहे हैं, या आप अपन कोई अपना उतारा कर रहे हैं, किसी काम को अपन, अपने चीज को अपन कोई उतार कर रहे हैं, कोई चीज को अपन अपने यहाँ से हटा रहे हैं, तो उसके लिए ये 4 नक्षत्र हैं, आद्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, ये चारों नक्षत्र को तीक्ष्ण और दारुण नक्षत्र बोला गया है ना। तो इसमें अपन को हमेशा इस तरह के कार्य
करने चाहिए। अपन नक्षत्र के पार्ट का खत्म हो रहा है, मैं अब आपको ले चलता हूँ। जैसे अपने के नक्षत्र हैं 13.20 डिग्री के, ऐसे ही अपने 27 आपके योग हैं। आप लोगों को आपने अगर मेरी क्लास की है तो उसमें मैंने योगों की पढ़ाई पूरे सिद्धांत में करवाई थी, और आप लोगों को शायद जिन्होंने मेरी क्लास की है उनको याद भी होंगे ये 27 जो हैं योग कौन से होते हैं। 13.20 डिग्री के होते हैं। विषकुंभक से लेके और वैधृति तक ये 27 योग हैं। और ये भी आपको जैसे नक्षत्र अपन को नंबर से याद रखते हैं, ऐसे इनको भी नंबर से याद रखना चाहिए। उसका एक कारण बताता हूँ नंबर से क्यों याद रखना चाहिए। क्योंकि इनका केवल एक स्टार दौड़ आपको याद करना पड़ेगा, फिर कोई भी चीज याद नहीं करनी। केवल जो विषकुंभक योग है उसका पुष्य नक्षत्र आपको याद रखना है, बाकी सारी चीजें उससे कोऑर्डिनेट हो जाएंगी। 27 के 27 वो मैं आपको भी बताऊंगा। इसमें जो 27 योग हैं ये आपको नंबर से याद होने चाहिए। जैसे पहला विषकुंभक है, दूसरा प्रीति है, तीसरा आयुष्मान है, चौथा सौभाग्य है, पांचवा शोभन है, फिर अतिगंड है, फिर 7वां नंबर सुकर्मा है, फिर 8वां नंबर धृति है, फिर 9वां नंबर शूल योग है, फिर 10वां नंबर गंड योग है, फिर 11वां नंबर वृद्धि योग है, फिर 12वां नंबर ध्रुव योग है, फिर 13वां नंबर व्याघात योग है, फिर 14वां नंबर हर्षण योग है, फिर 15वां नंबर वज्र योग है, फिर 16वां नंबर सिद्धि योग है, फिर 17वां नंबर व्यतिपात योग है, फिर 18वां नंबर वरयान योग है, फिर 9वां नंबर परिग योग है, फिर 20वां नंबर शिव योग है, फिर 21वां नंबर सिद्ध योग है, फिर 22वां नंबर साध्य योग है, 23वां नंबर शुभ योग है, 24वां नंबर शुक्ल योग है, 25वां नंबर ब्रह्म योग है, 26वां नंबर इंद्र योग है, और 27वां नंबर वैद्यति योग है। इसमें जो आपके पहला जो विषकुंभक योग है, इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है पुष्य नक्षत्र। केवल एक चीज याद रखनी है, और उससे आप आपके जो भी आपकी महादशा का क्रम है उससे आगे बढ़ते जाइए। जैसे पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन है? शनि है। अब आगे अपन को सेकंड नंबर पर प्रीति योग है, तो पुष्य नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? अश्लेषा। तो अश्लेषा का स्वामी कौन सा है? बुध। शनि के बाद किसकी महादशा आती है? बुध की। तो ये केवल एक चीज याद रखनी है, अपन को 27 के 27 योग पर अपन चले जाएंगे कि पहला विषकुंभक का पुष्य है, प्रीति का अश्लेषा है, उसके बाद आयुष्मान का मघा है, सौभाग्य का पूर्व फागुनी है, शोभन का पूर्वाषाढ़ा है, पूर्व उत्तराषाढ़ फागुनी है, फिर अतिगंड का हस्त है, फिर सुकर्मा का चित्र है। मतलब क्रम से चलते जाएंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 27 योग जैसे नक्षत्र अपन को क्रम से याद है, 1 से 27 नंबर अपन को क्रम से याद है, ऐसे 1 से 27 आपके योग जो हैं आपको क्रम से याद होने चाहिए। और ये जो आपके योग हैं इसके भी बड़े जोरदार प्रभाव हैं। मतलब ये व्यक्ति प्रारब्ध से लेके आता है, जिस योग में जिसका जन्म होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वो की वो मिलेगी। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। पूरे तो मैं आपको एक इसका आपके ये केवल इसका यही ध्यान रहता है कि कौन से योग अच्छे हैं और कौन से खराब हैं। अपन को इतना ही ध्यान रखना है, इनका कोई विशेष योग नहीं है पंचांग में। लेकिन कौन से योग जो हैं अच्छे माने जाते हैं और कौन से योग खराब माने जाते हैं, तो इतना अपन को ध्यान रखना है। और क्रम का मैंने इसलिए बताया कि आगे आने वाले क्रम आपको कोई भी अगर पूछता है कि कौन से योग का कौन सा नक्षत्र स्वामी है, तो आप इमीडिएट बता सकते हैं। जैसे खट से आपने बता दिया कि 23 नंबर का प्रीति योग है, तो इमीडिएट पुष्य, अश्लेषा और मघा, ऐसे अपन तुरंत अगर अपन चलेंगे तो इमीडिएट उस पर पहुंच जाएंगे। परफेक्ट। और कौन से योग अच्छे होते हैं और कौन से योग खराब होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से योगों को अच्छे योग में माना गया है और कौन से योगों को खराब योग में माना गया है। लेकिन ये भी आपके नक्षत्र की तरह 13.20 डिग्री के ही होते हैं।
देखिए, इसमें कौन कौन से नक्षत्र अच्छे होते हैं और कौन कौन से खराब होते हैं, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको ये ध्यान रहेगा। आप बोलेंगे तो मैं इसका एक चार्ट भी आपको भेज दूंगा। वैसे जिन्होंने मेरे से ये क्लास की है, उनको ये सब पता है कि कौन से नक्षत्र अच्छे होते हैं और कौन से खराब होते हैं। देखिए, विषकुंभक अच्छा योग है, प्रीति अच्छा योग है, आयुष्मान अच्छा योग है, सौभाग्य अच्छा योग है, शोभन अच्छा योग है, सुकर्मा अच्छा योग है, धृति अच्छा योग है। अब खराब कौन कौन से है? जैसे गंड है, अतिगंड है, और यतिपात है, व्याघात है, वज्र है, वरियान है, ये अच्छे योग नहीं है। इसके बाद और जो जो अच्छे और बुरे दोनों की श्रेणी में आते हैं, वो शिव है, सिद्ध है, साध्य है, शुक्ल है, ब्रह्म है, इंद्र है और वैद्यति है। इस तरह से इनको श्रेणी में बांटा गया है, और ये इसका केवल यही रिजल्ट है कि अपन को कौन से अच्छे योग पर काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो है, इसके बाद में जो आपको पढ़ाऊंगा, वो हीरो ऑफ द पंचांग है, जिसको करण बोलते हैं। आपके 11 करण हैं। आपको कोई भी मुहूर्त अगर नहीं पता चल रहा है, या कोई भी ब्राह्मण उपलब्ध नहीं हो रहा मुहूर्त बताने वाला, तो आपका खुद का करण देख लीजिए, और जिस करण के रोज अगर कोई आप काम स्टार्ट करते हैं, स्वयं के करण के रोज, वो काम कभी भी फेलियर नहीं होता। वो हीरो ऑफ द पंचांग है। मतलब किसी का जैसे 11 करण है, टोटल 11th ऑफ करण है। इसमें मैं 11 करण का बता देता हूँ, और उनको बनाने की तरकीब भी बताता हूँ आपको कि कैसे उनको बनाया जाता है। देखिए, इसमें जो 11 करण है, उसमें भव है, पालव है, औलव है, तैतिल है, घर है, वणिज है और विष्टि है। ये जो 7 करण है, इनको चर करण बोलते हैं। और शकुनी, चतुष्पाद, नाग और केतुग्न, जो लास्ट के 4 करण हैं, वो स्थिर करण होते हैं। वापस मैं रिपीट करता हूँ: भव, पालव, औलव, तैतिल, गर, वणिज और विष्टि। ये करण जो हैं, ये आपके चर करण हैं। विष्टि को भद्रा करण भी बोलते हैं। और जो स्थिर करण है, वो शकुनी है, चतुष्पाद है, नाग है और केतुग्न है। ये स्थिर करण है। ये लास्ट के 4 करण हैं। इनको कैसे लिखा जाता है, वो मैं बता देता हूँ। चंद्रमा की 0 से 6 डिग्री, मतलब चंद्रमा एक दिन में 12 डिग्री चलता है। पहले जो पूर्वार्ध में 0 से 6 डिग्री चलता है, और उत्तरार्ध में 6 डिग्री से 12 डिग्री चलता है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, पहला जो 0 से 6 डिग्री जब चंद्रमा होता है, तो पहला जो आपका करण है, वो केतुग्न करण है, मतलब जो लास्ट का करण है, जो स्थिर करण है। इसके बाद जो आपके 7 करण हैं, वो 8 बार रिपीट होते हैं, और क्रम से रिपीट होते हैं। जैसे इसका पूर्वार्ध जो होगा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का, वो उत्तरार्ध में भव करण होगा पहला, मतलब पहला केतुग्न हो गया और दूसरा भव करण हो गया। इसके बाद द्वितीया को, मतलब शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, सेकंड करण बालव हो गया, और उसका उत्तरार्ध जो है वो कौलव करण हो गया। क्रम से चलेंगे। उसके बाद तृतीया को पहला तैतिल हो गया, और दूसरा पूर्वार्ध हो गया गरकरण। उसके बाद चतुर्थी को पहला वणिजकरण हो गया, और दूसरा विष्टिकरण हो गया। इस तरह ये क्रम से रिपीट होते जाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 8 बार रिपीट होते हैं। और कृष्ण पक्ष में भी रिपीट होते चले जाते हैं। मतलब कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है, उसको भी जो पहला करण होगा, वो बालव करण होगा, सेकंड नंबर का, है ना। इसके बाद कहाँ तक रिपीट होते हैं? चतुर्दशी का जो उत्तरार्ध है, मतलब पूर्वार्ध में तो विष्टिकरण होगा, और उत्तरार्ध में शकुनीकरण होगा, और अमावस्या को चतुष्पाद और नाग। तो ये 4 जो स्थिर करण है, पहला करण जो होगा केतुग्न होगा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का पूर्वार्ध, मतलब 0 से 6 डिग्री
जब चंद्रमा होता है। और लास्ट में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो उत्तरार्ध है, मतलब 6 डिग्री से 12 डिग्री जब चंद्रमा रहेगा तो वो शकुनी होगा, और अमावस्या को चतुष्पाद और नाग होगा। ये अच्छे करण में इनकी गिनती नहीं होती, तो तभी चतुर्दशी का उत्तरार्ध और अमावस्या का दोनों, इसको ताज्य माना गया शुभ कार्य के लिए। और मैंने ये भी बताया था कल आपको, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उसको भी, जब पहला जो पूर्वार्ध है उसमें केतुग्न करण होता है, और केतुग्न करण अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए उसमें भी कोई शुभ कार्य को ताज्य किया जाता है। मगर आपका अगर गलती से किसी का शकुनी, चतुष्पाद और नाग या केतुग्न करण है, तो वो अपने करण पे उसकी काम को शुरू कर सकता है, वो कभी भी फेलियर नहीं होगा। समझ गए आप? इसका एक और टूल बता देता हूं मैं। वो टूल बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है कि जो भी आपके कर्ण के देवता हैं, जैसे मैं आपको कर्ण के देवता बताऊंगा कि इनका एक तो पशु और एक देवता है। जैसे भवकर्ण का ग्रह स्वामी मंगल है, और पशु जो है शेर है, और देवता नरसिंह स्वामी है। मतलब जो आधा मनुष्य का है, आधा विष्णु, मतलब विष्णु के अवतार जो हैं, जिसको नरसिंह अवतार बोलते हैं। आधा जो शेर का धड़ है, और आधा शरीर जो है उनका सिंह का है, और आधा उनका नर का है। तो नरसिंह स्वामी जो उनको बोलते हैं, इसके दर्शन अगर करते हैं तो उनके स्वतः ही काम बनते चले जाते। रोजाना दर्शन करने का, जिसका भी जो करण हो। और ये करण देखने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर अपन खोलेंगे तो उसके अपन पर्सनल डिटेल पर जाएंगे स्टार्टिंग में, तो आपको पूरी उसकी डिटेल मिल जाएगी कि आपका करण कौन सा है, आपका योग कौन सा है, आपका नक्षत्र कौन सा है, आपकी तिथि कौन सी है, आपका वार कौन सा है, पूरा पंचांग उसमें मिलेगा। तो पहला भवकरण के मंगल उसके ग्रह देवता हैं, पशु उनका शेर है, देवता उनके नरसिंह है, और ये अच्छा करण है। तो जिनका भवकरण है उनको नरसिंह देवता के दर्शन करने चाहिए, और शेर के दर्शन करने चाहिए। बालवकरण जिनका है, राहु उसके ग्रह स्वामी है, और बाघ मतलब टाइगर जो है उसके पशु हैं, और साउथ में अयप्पा स्वामी उसके देवता हैं, और नॉर्थ में शेरों वाली माता उसके देवी हैं, उसके दर्शन करने चाहिए। ये भी बहुत अच्छा करण माना गया है। उसके बाद कौलव करण आता है तीसरे नंबर का, जिसके ये ग्रह स्वामी शनि है, और विष्णु का वराह अवतार जो है इसके पशु हैं, जो सूअर का तीसरा अवतार है विष्णु का, वो इसको इसके विष्णु का जो तीसरा अवतार है वो इसके दर्शन करने चाहिए, और ये अच्छा करण माना जाता है। इसके ग्रह स्वामी जो है वो शनि है। तैथिल करण जो है उसके शुक्र हैं, और पशु जो है गधा है, और देवता उसके शीतला माता है, और ज्येष्ठा देवी है, और काल रात्रि है। जो गधे पर जिसकी सवारी है, ये तीनों देवी की सवारी गधे पर है। ज्येष्ठा देवी जो लक्ष्मी की बड़ी बहन है। आज से आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आज जो है लक्ष्मी के व्रत स्टार्ट होते हैं। मतलब आज के दिन से स्टार्ट करके 15 दिन तक जो लक्ष्मी के व्रत करता है उनको पैसे की कमी कभी नहीं आती। शीतला माता है और कालरात्रि है। ये भी बहुत अच्छा करण है। इसके बाद गर करण है, जिसका चंद्रमा स्वामी है, हाथी इसका पशु है, और गणपति इसके देवता है। ये भी बहुत अच्छा करण है। इसके बाद वणिज करण है, इसके अधिपत्य ग्रह जो है सूर्य है, पशु बैल है, और देवता नंदी हैं, जो भगवान शिव की पंचायत में विराजमान रहते हैं। उनके दर्शन करने चाहिए। ये बहुत अच्छा करण है। इसके बाद वृश्चिकरण है, इसको भद्रा भी बोलते हैं। उसका केतु ग्रह स्वामी है। मुर्गा इसका पशु पक्षी है, और कार्तिकेय स्वामी या मुर्गन स्वामी, जिसको साउथ में मुर्गन स्वामी बोलते हैं, और नॉर्थ में कार्तिकेय बोलते हैं, जो भगवान गणपति के भाई हैं। तो शिव पंचायत में आपको बैठे हुए मिलेंगे, उसके दर्शन करने चाहिए। और ये एक नॉर्मल आपको करण माना जाता है, लेकिन फिर भी
किसी भी करण में व्यक्ति का जन्म होता है, अगर कोई उसको बताने वाला नहीं है मूर्त, अपने करण के रोज अगर कोई काम स्टार्ट करता है, मैं आपको दावा करता हूँ कभी भी काम फेल और नहीं होगा, चाहे कोई सा भी करण है। इसके बाद शकुनी करण है, जिसके कि आधिपति ग्रह जो है शनि है, और पक्षी में कोआ है उनका, और शनिदेव इनके देवता हैं, तो शनिदेव की आराधना करें, शनिदेव के दर्शन करें, ये अच्छा नहीं माने जाते। जो लास्ट के 4 करण जो स्थिर करण है, उनको अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर कोई कार्य इसमें स्टार्ट किया जाता है या उनके देवता के दर्शन किए जाते हैं, जिनका भी करण है, तो उनको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध से आया है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि हमको हमारा करण खराब है। करण सभी के हीरो ऑफ द पंचांग है और अच्छे करण मैं मानता हूँ। इसके बाद चतुष्पाद है, इसका स्वामी गुरु है, और पशु जो है कुत्ता है, और भैरव इसके आधिपति देवता हैं, तो भैरव के दर्शन करें। और ये हमेशा पूजा में आपको ये भैरव की उपासना करनी चाहिए, तो ये निर्भयता प्रदान करता है। इसके बाद नाग है, जिसके कि राहु ग्रह स्वामी है, सर्प इसके पशु हैं, और नागराज इसके देवता हैं। ये भी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन किसी का अगर है, उसको नागराज की सेवा या दर्शन करने चाहिए। इसके बाद लास्ट का केतुग्न है, जो जो बुध इसके स्वामी हैं, और कीड़े मकोड़े इसके जो हैं वो आदिपता, कीड़े मकोड़े जो चींटी है, उसकी आपको सेवा करनी चाहिए। धनवंतरी जो देवता हैं, जो आपके औषधि के देवता हैं, चतुर्दशी को उनकी पूजा भी होती है। तो ये जो है, ये आपको हेल्थ भी अच्छे रखेंगे, कोई संदेश भी आपको पहले से इंट्यूशंस आपको होंगे, तो धन्वंतरी के दर्शन करने चाहिए। आज अपन यहीं पर इसको समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछिएगा। परसों में आपको लास्ट, कल अपन छुट्टी रखेंगे, और परसों में आपको कुछ योग लिखाऊंगा, वो योग आप लिखिएगा। और योग ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लाइफ में साथ देंगे। आप उन योगों से पकड़ सकते हैं, चार्ट को भी पकड़ सकते हैं और काम को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर पहला किसी ये को अभी भी कहीं भी कोई करण में डाउट है, या किसी सर ये को योग चतुष्पद में का जो डाउट है है। ये कौन है? हैं जी, चतुष्पद के ग्रह कौन है? चतुष्पाद के हाँ, गुरु। गुरु हो गए, ठीक है, गुरु हो गए, कुत्ता वो हो गया अपना, और कुत्ता उसका पशु हो गया, और और भैरव भैरव जी। उसका। जी, भैरव की उपासना करनी चाहिए, हम्म, तो निर्भयता प्रदान भी करते हैं। हम्म, ये और ना किसी के केतुग्नकरण है यहाँ पर? किसी का केतुग्नकरण है अपने में से? जी गुरु जी, मेरा है। तो देखिए, एक आपको मैं अभी से प्रिडिक्शन कर देता हूँ। जब आपकी मृत्यु होगी तो सस्पिशियस डेथ होगी। केतुग्नकरण जी जिनका भी होता है, उनको जी जी गुरु सस्पिशियस जी। डेथ मिलती है। जैसे इसके 2-3 उदाहरण मैं आपको बता दूं। जैसे श्री देवी का केतुग्नकरण था, जी जी और जयललिता का केतुग्नकरण था। आज तक उनका मृत्यु का कारण पता नहीं चला। सुशांत जी राजपूत का केतुग्नकरण था, आज तक पता नहीं चला कैसे डेथ हुई। जी तो केतुग्नकरण की सस्पिशियस डेथ होती है। जी गुरु तो इनके नरसिंह, आपको धन्वंतरी भगवान के दर्शन करने चाहिए, तो आपकी जी। जी गुरु पूरी जी, आप सारी लास्ट कोई टाइम आपको बोले थे, मैं दुविधाएं अपने होंगी, स्क्रीन पे लगा रखी वो हूँ। खत्म हो जाती जी 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 गुरु जी, आप बोले थे ना, मैं लगा के रखी हूँ अपने स्क्रीन पे। है। जी जी जी, बहुत बहुत सुंदर। मैं रोज दर्शन तो करती हूँ, आपको ये प्रणाम भी करती आप खुद निकाल सकते हैं, मतलब आज का कौन सा आपको करण है। करण आप इमीडिएट पता कर सकते हैं, ऐसे गिन के पता कर सकते हैं कि आज कौन सा करण है, 1 मिनट में। जैसे नमाज भी आप 1 मिनट में निकाल सकते हैं, अगर किसी को डिग्रीज पता हो तो लगने की। तो अभी अपन जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जाएंगे, तो आपको सिखाएंगे नमांश है, आपके देश कान है, 64वां नमांश है। तो आप लोगों को मजा आएगा, कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं। तो आज की क्लास अपन, और किसी को डाउट है तो पूछिएगा। अभी अपने पास 8 मिनट हैं। इसके बाद कल से मतलब एक दिन अपन समय और लेंगे इसमें,
और परसों सोमवार को मैं सिर्फ योग लिखाऊंगा और लिखवाऊंगा। आप लोग पेन और कागज लेके बैठना। मैं ऐसे ऐसे योग लिखवाऊंगा जो आपको कहीं भी, आपको किसी भी पंचांग में नहीं मिलेंगे। ये मेरे बहुत पुराने नोट्स में से मैंने निकाले हैं और आप अगर लिखेंगे तो मजा आएगा आपको। किसी भी अपन उसको काम करने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए अपन इनको योगों को अपन चेक करना चाहिए। किसी भी कुंडली को चेक करने के लिए भी योगों को जरूर देखना चाहिए। तो मैं आपको लिखवाऊंगा। और देखिए, मुहूर्त के लिए सबसे बढ़िया तो मेरा नंबर है आपके पास। आप मुझे कभी भी मुहूर्त के लिए फोन कर सकते हैं, मैं निकाल दूंगा। लेकिन आपसे विनती है कि उस मुहूर्त पे जरूर काम करना और रिजल्ट बताना मुझे, क्योंकि मैं मुहूर्त निकालने में कम से कम 1.5 घंटा लगाता हूँ। मेरे पास कोई आता भी है, मैं बोलूँ भाई 1.5 घंटे बाद मैं आपको भेज दूंगा मुहूर्त, क्योंकि मुहूर्त में बहुत चीजें ध्यान रखी जाती है, ऐसे नहीं निकाला जाता मुहूर्त। तो कभी भी कोई काम शुरू करें तो मुझे फोन कर लें, मैं ये कार्य को बिल्कुल निःशुल्क करूंगा आपको। गुरुजी, ऐसे शादी का मुहूर्त निकालते हैं, 9 तारा 5 तारा, ये सब क्या वो बहुत सिखाऊंगा इम्पोर्टेंट मैं। होता है? जी हाँ, जी। तारा बल भी सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तारा बल तो बहुत इजी है, मैं अभी सिखा देता हूँ आपको। देखिए, तारा बल क्या चीज है। नव तारा चक्र में क्या है, नव तारा चक्र जो है आपका जो जन्म नक्षत्र है उसको पहले आप देख लीजिए। उसके अगला आप जो है, जो अगला नक्षत्र होगा, पहला आपका जन्म नक्षत्र होगा, दूसरा संपत होगा, तीसरा विपत होगा, चौथा आपका क्षेम होगा, पांचवा आपका प्रत्यारी होगा, सातवां आपका, छठा आपका साधक होगा, सातवां आपका वध तारा होगा, अष्टम आपका मित्र तारा होगा और नवा आपका अति मित्र तारा होगा। तो इसमें जो खराब तारे हैं वो तीसरा, पांचवा और सातवां है। तो अगर कोई भी आपका जन्म, जैसे एक मैं उदाहरण दे देता हूँ, प्लीज आप म्यूट आप कर लोग सुन लीजिए। लीजिए। किसी का मेष राशि में, किसी किसी का आप म्यूट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं समझ आएगा। हेलो सर, ये जो भी है प्लीज इनका म्यूट प्लीज हो गया है। रिकॉर्डिंग इसको म्यूट कर लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। किसी का अश्वनी नक्षत्र है, मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। किसी का अश्वनी अगर नक्षत्र है तो उसका संपत, सबसे पहले उसका जन्म नक्षत्र कौन सा होगा, जन्म तारा अश्वनी नक्षत्र होगा। समझ गए आप। और अगर दूसरे दूसरे दिन जैसे भरणी नक्षत्र है तो उसका कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सा तारा होगा, संपत तारा होगा। तीसरे दिन कृतिका नक्षत्र है तो कौन सा उसका तारा होगा, विपत तारा होगा। पहला जन्म नक्षत्र जन्म तारा, दूसरा संपत तारा, तीसरा विपत तारा। इसके बाद रोहिणी कौन सा होगा, क्षेम तारा होगा। उसके बाद मृगशिरा कौन सा होगा, प्रत्यारी होगा। उसके बाद आर्द्रा कौन सा होगा, साधक होगा। उसके बाद पुनर्वसु कौन सा होगा, वध तारा होगा। उसके बाद पुष्य कौन सा होगा, मित्र तारा होगा। उसके बाद अश्लेषा कौन सा होगा, अति मित्र होगा। तो इसमें तीसरा, पांचवा और सातवां तारा में कोई भी अच्छे कार्य नहीं होंगे आपके, और आपका मन भी अच्छा नहीं होगा। इसमें सबसे खराब तारा जो होता है वध तारा होता है, सातवां नंबर का तारा। और आप देख लेना, जिस रोज आपका संपत्त तारा होगा कहीं न कहीं से पैसा जरूर आएगा, अगर आपका 7th हाउस अच्छा है तो, क्योंकि 7th हाउस आपकी डेली इनकम है। सातवां हाउस आपका डेली इनकम है। किसी का सातवां हाउस अगर एक्टिवेट होता है तो उसको रोज का पैसा आता है। किसी का 4th हाउस अगर किसी का ज्यादा एक्टिवेट है तो उसकी पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छी होती है। उसका 3rd हाउस ज्यादा एक्टिवेट है, उनके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये आपको तारा भी 1 मिनट का काम है, और तारा चंद्रमा के साथ जरूर देखा जाता है रोजाना। जैसे चंद्रमा कौन सा खराब होता है, चौथा, छठा, सॉरी चौथा, आठवां और 12वां। जिसमें एक चीज नोट कर लीजिए कि स्त्री का 12वां तारा, 12वां चंद्रमा अच्छा होता है।
केवल पुरुष के लिए 12वां चंद्रमा खराब है। और भी किसी का कोई डाउट है तो पूछिएगा, फिर परसों मैं सिर्फ योग लिखाऊंगा आपको, कागज पेन लेके बैठिएगा, तो एक ऐसे ऐसे योग लिखाऊंगा आपको जो आपको मजा आ जाए। किसी का और कोई डाउट है? और ये क्लास आप लोगों को संभवतः अच्छी लगी होगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आदमी बड़े कम आते हैं, मैं समझ नहीं बैठा मुकेश जी, केवल 8 लोग हैं यहाँ पर। पता नहीं इंटरेस्ट नहीं है लोगों को, जबकि कितनी अच्छी क्लास है ये। मुहूर्त इज ए वेरी, मतलब ये मुहूर्त की क्लास तो जरूर करनी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि अपन एस्ट्रोलॉजर, बीइंग एस्ट्रोलॉजर, अपन को मुहूर्त पे बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। जी गुरुजी, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा। गुरुजी पता नहीं इसको लोग बात क्यों अवॉइड करते हैं। जी गुरुजी। कुछ पंचांग मैं आप लोगों को ऑनलाइन डाल दूंगा, अगर आप खरीदना नहीं चाहें तो। मैं, मेरे पास ऑनलाइन पंचांग है, तो मैं कुछ ऑनलाइन पंचांग आप लोगों को डाल दूंगा। अगर खरीदना नहीं चाहें तो मत खरीदिएगा, है ना। सर राजेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए राजेश जी, अनम्यूट करके बोलिए। बोलिए राजेश जी, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपका प्रणाम और बहुत अच्छा। मैं तो मंडे को सोमवार को अपन बात करेंगे। तो हमें बताइए कोई बात हो तो विशेष। नहीं नहीं, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी क्लास है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इतना आपने जबरदस्त ज्ञान दिया है, जो कि आज तक शायद कोई नहीं बता पाया, ना किसी किताब में मिला मुझे। मैं तो बहुत मैं कई ये मुकेश जी को पता है मेरी क्लासेस कैसी ऐसी होती हैं। आई एम जस्ट गिवर ओनली। मैं तो देने में विश्वास करता हूँ। और हम लोगों ने तो सर्वतोभद्र तक क्लास की है, जो भारतवर्ष में बहुत कम लोग हैं सर्वतोभद्र तक पढ़ाने वाले ही बहुत कम है। नहीं नहीं नहीं, आपका पढ़ाने का, समझाने का अंदाज बहुत अच्छा है, और मेरे ख्याल से कोई डाउट है नहीं मुझे, बस ये बताना था मुझे। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का। परसों मैं योग लिखाऊंगा आपको, और कल अगर परसों भी अगर टाइम रहे, मेरे ख्याल में 1 घंटे में अपन काफी योग लिखेंगे। और योग लिखने से मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं, योगों को अप्लाई कैसे करते हैं, है ना। फिर अपन एक दिन का अपन मंडे से जो है, ट्यूसडे से अपन उसकी क्लास चालू करेंगे, जिसमें मेरे साथ 2 विद्वान और होंगे, और उनको भी बड़ी अच्छी नॉलेज है। आप देखना ऐसी बढ़िया नॉलेज देते हैं आपको। जैसे 22वां देश कहाँ है, 64वां नवांश है, अष्टक वर्ग है, सब आपको उसमें आपको सीखने को मिलेगा। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम साहब, कैसे हैं? अमरनाथ बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और क्योंकि गुरु जी, हाँ, क्योंकि 2-2 साल हमने सीखे हैं मुंबई में, लेकिन जो आप जो पंचांग के यानी जो बता रहे वो कभी सीखने को नहीं मिला। जी 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 जी, बहुत ही बढ़िया। और हाँ, कुछ वो बीच में आप लोग परसों तक योग के नंबर्स को आप नोट करके और इसको याद करेंगे, तो फिर आपको किसी भी चीज को याद करने की जरूरत नहीं। मतलब योग जो है, जैसे केवल आप ऊपर से आप नोट करते हुए जाएंगे, तो आपको जैसे विश्वकुंभक योग से स्टार्ट करेंगे वैद्यति तक, ये आपको 27 के 27 याद होने चाहिए। और ये याद होना कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरे को भी किसी ने याद नहीं कराया, अपने आप याद हो गए। और केवल पुष्प नक्षत्र याद रखना है बस, और कुछ नहीं याद रखना। पूरे 27 योगों का आपको निकल के आ जाएगा। गुरुजी जी, वो क्या है ना, कुछ लोग है ना, वो अनम्यूट करके रखते हैं, तो साउंड एक किसका, लेडी और बच्चे लोग का बहुत सारा आवाज आ रहा था। इसमें क्या होता है, दिक्कत आती है लिखने में, बहुत सारा लिखने में भी दिक्कत आती है। दूसरा, फिर आपका रिकॉर्डिंग सुनोगे तो रिकॉर्डिंग समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। इसके लिए कृपा करो, आप नोट जरा वो देंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने जितना बताया ना, मैं जो बताया, जो पंचांग में नहीं है बताया वो भी, क्योंकि क्या है ना, लोगों को समझना चाहिए। इतना बड़ा अच्छा क्लास है, लोगों को वैल्यू नहीं मालूम, क्योंकि मोफत आप दे रहे हैं ना, ये कलयुग में कीमत नहीं उसका।
ये जिंदगी में सुनने को नहीं मिलेगा। ये हम लोग तकदीर वाले भाग्यशाली, जो 8 जन है वो आपसे सीखने को मिल रहा है। सभी आप लोग बहुत भाग्यशाली है, इसका वैल्यू नहीं है। मेडिकल की क्लास जो होगी मेरी सारी रिकॉर्डिंग और उस पर व्हाट्सएप पे होगी, इसलिए उसमें कोई अपन को दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी क्लास जो है वो आप, मैं योग जो दिखाऊंगा वो मैं करीब बहुत धीरे धीरे दिखाऊंगा। लिखना चाहिए आपको, क्योंकि योग मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ से लिखे नोट्स हैं और मैं सोचता हूँ कि ये भी आपको दूं। मैं गिवर्स हूँ, मैं देना चाहता हूँ लोगों को जो मेरे पास ज्ञान है। आपका भाव ही अलग है गुरुजी। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लेना चाहता हूँ गुरुजी, मैं लेना चाहता हूँ। जी 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 जी, नहीं, परसों अपन पूरा अच्छी तरह अनम्यूट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ये म्यूट रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि सुनाई देगी और बाद में रिकॉर्डिंग भी आप अच्छी तरह सुन सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन कल का मैं अवकाश रखूंगा, मुझे थोड़ा काम है, क्योंकि हम 7 दिन बिजी रहता हूँ और कल रविवार को मुझे थोड़ा घर का कार्य करना पड़ता है, तो मैं माफी चाहता हूँ। सोमवार को अपन मिलते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम लोग जो है ना, नहीं, कोई बात नहीं गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही ज्ञानवर्धक। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद।